हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। दोस्तों, कल मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दी थी। आपके जो क्वेश्चन आंसर थे, क्वेरीज थी उसकी, और इंडेक्स व्यू मैंने आपको बता दिया था कि मेरा इंडेक्स व्यू क्या है, कि मैं किस नज़रिए से मार्केट को देख रहा हूँ, बाजार को देख रहा हूँ। तो जो नए इस वीडियो को देख रहे हो वो लास्ट इंडेक्स वाली वीडियो आप देख लीजिएगा, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी ये वाली वीडियो कि इसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसमें दोस्तों मैं कुछ स्टॉक्स का जिक्र करूँगा, कुछ अपने और कुछ जो आपने जो क्वेरीज की टेलीग्राम के ऊपर। और एक मैं और आपको बता दूं कि दोस्तों मैं एक सेशन करता हूं टेलीग्राम पे, जो कि अभी नहीं हो रहा है कुछ दिनों से, क्योंकि मेरे पास कुछ टाइम की कमी है इस टाइम पर। तो जो भी नए व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हो, तो अगर वो ज्वाइन होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है टेलीग्राम का, आप वहाँ पे हो सकते हैं। और दोस्तों, अगर किसी को अच्छी लगे वीडियो तो शेयर कर देना किसी ऐसे भाई को जो थोड़ा परेशान है। ठीक है दोस्तों, चलो बात कर लेते हैं दोस्तों स्टॉक्स की। तो पहला स्टॉक जो मैंने पूछा था आप लोगों से, तो HUL की बात कर लेते हैं। ये क्या नाम है इनका, हारून पठान जी आपके हैं दोस्तों। हारून पठान जी ने बहुत बड़ी लिस्ट दी मेरे को स्टॉक्स की, सारे अच्छे स्टॉक है, ये तो कोई परेशानी नहीं है इसमें, फिर भी देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों बात ऐसी है, HUL में जो नीचे का काम होना था फिलहाल अभी के लिए वो हो चुका है। ठीक है, HUL ठीक है, स्टॉक कहीं नहीं जाना है इसको। HUL को कहाँ जाएगा HUL, लॉन्ग टर्म की इसकी सपोर्ट है, जहाँ पे इसने सपोर्ट ली है ये मान लीजिए आपका 1860, ये वाली जो सपोर्ट है इसकी लॉन्ग टर्म की है। अगर मार्केट में बाजार में पैनिक क्रिएट होता है तो इस पे अगर आए स्टॉक तो थोड़ा जोर लगा देना है यहाँ पे खरीदने के लिए इसको। और अगर बाई चांस 1% आपको ना मिले यहाँ पे ये स्टॉक, जो ये लास्ट जो बना के गया था, थोड़ा सा मैंने एक्यूमुलेट किया इस स्टॉक को, अगर ना मिले बाई चांस तो बाकी आप अभी भी इसमें एंट्री ले सकते हैं। लेकिन एंट्री लेने के बाद में एक जोन में आपको और बता देता हूँ इस स्टॉक की ना, जहाँ पे आपको अब एंट्री इसके अंदर मिल सकती है आराम से। दोस्तों वो जोन है आपकी ये वाली 2048 के आसपास। इससे नीचे अगर ये आता है तो इसको आप एक्यूमुलेट कर लीजिएगा। मतलब RSI जो है इस 40 को क्रॉस करके नीचे एक और बार डिप मारता है, तो इसके जो रिजल्ट्स हैं आने वाले क्वार्टर में अभी मैं बताऊंगा कि कौन सी कंपनीज में आपको रहना है। ठीक है, फिलहाल तो मैं व्यू दे देता हूं अपना कि HUL पे क्या है क्या नहीं है। HUL ठीक है कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका नजरिया 6 महीने 3 से 4 क्वार्टर का है तो ठीक है, आपके पैसे मतलब कर देगी कवर। अगर ऊपर फंसे हुए हो आप इसके अंदर तो फिर वेट करो, घाटे में बेच के निकलने का काम इस कंपनी का है नहीं। जब तक ये अपना 20 डे ऊपर मतलब 2274 के ऊपर नहीं आता तब तक इसमें अच्छी स्ट्रेंथ नहीं बनेगी। मतलब ये वाला हाई काटना पड़ेगा इसको, उसके 2509 रुपए का, 2509 के बाद में इसमें बुलिशनेस आ जाएगी, जो कि अगले क्वार्टर के बाद ही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसको सेव भी कर देते हैं, आगे भी अपना काम आ जाएगा ये। चलो, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर। दूसरा है प्राज इंडस्ट्री। दोस्तों कंपनी ठीक है लेकिन बहुत चल चुकी है, तो इससे थोड़ा दूर ही रहो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, ये इसकी लॉन्ग टर्म की सपोर्ट है, ये अगर टूटता है तो फिर नीचे आता हुआ आपको ये स्टॉक नजर आएगा यहाँ पर, ये स्टॉक। ठीक है, तो दोस्तों इससे थोड़ा दूर ही रहो प्राज इंडस्ट्री से, मुझे थोड़ा ये ठीक नहीं लगता उस हिसाब से स्टॉक। अगर आपको शुगर के अंदर जाना है तो एड पेरी की तरफ आप देख सकते हो, एड पेरी मेरे को थोड़ा ज्यादा ठीक लगता है इससे प्राज इंडस्ट्री। तो शुगर सेक्टर की तरफ इस स्टॉक के साथ जाना ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है दोस्तों, दूसरा देख लेते हैं मुथूट फाइनेंस। ठीक है, बढ़िया स्टॉक है दोस्तों, बढ़िया भाव के ऊपर अवेलेबल है ये आपको यहाँ पे। ठीक है, अगर ये सपोर्ट एक बार को टूटती है रिजल्ट्स वगैरह की वजह से, तो फिर इसकी सपोर्ट जो नेक्स्ट जो बनेगी वो ये है, जो कि टूटनी मतलब मुश्किल है अभी तो पहले इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। अभी आप फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर थोड़ा सा बर्डन है बाजार के अंदर, तो मुथूट के साथ आप जा सकते हो। सेफ स्टॉक है, बढ़िया स्टॉक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी यहाँ पे इसका एक तरीके से मान लो आपकी बॉटम बन चुका है, यहाँ से ऊपर जाने की काफी उम्मीद है कि ऊपर यहाँ से चला जाए। ऊपर जाके इनको इन घरों के अंदर आना पड़ेगा। ये वाले जो है ना आपको 1300 से मतलब 1200 से 1400 के बीच में अगर स्टॉक आ गया तो समझ लेना स्टेबल हो चुका है स्टॉक। ठीक है दोस्तों, अगले स्टॉक की बात कर लेते हैं, सुप्रीम इंडस्ट्री। नहीं दोस्तों, इसके अंदर जाने का कोई फायदा नहीं है फिलहाल। सुप्रीम इंडस्ट्री मैं आपको ना हैंड टू हैंड कुछ स्टॉक्स भी बता रहा हूं जिसके अंदर आप जा सकते हो। दोस्तों स्लो स्टॉक है, ये इसकी सपोर्ट बनती है इस टाइम की
स्लो स्टॉक है दोस्तों, ठीक है। इससे बढ़िया है कि आप एस्ट्रल पाइप की तरफ देखिए, प्रिंस पाइप की तरफ आप देखिए, अगर इसी सेगमेंट में आपको सुप्रीम के अंदर अगर आपको रहना है तो। दूसरा एक नीलकमल स्टॉक है, उसको भी आप देख सकते हो, लेकिन सुप्रीम ठीक ठाक स्टॉक है, स्टेबल रिटर्न देगा लेकिन तेजी से नहीं भागेगा। अगर पोर्टफोलियो को एग्रेसिव नहीं बनाना, थोड़ा डिफेंसिव रखना, तो सुप्रीम इंडस्ट्री के साथ आप जा सकते हो। अगर वो आप स्टॉक लेते हैं अपना एस्ट्रल पाइप वगैरह या प्रिंस पाइप आप लेते हैं, तो ज्यादा तेजी से ग्रोथ हो सकती है। और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो इस स्टॉक के अंदर जाने का कोई फायदा नहीं है। फिलहाल ये जो है अपना ऊपर की रेंज में आ जाएगा, संभल जाएगा स्टॉक, इतना ज्यादा बुरा स्टॉक नहीं है कि नीचे गिरता जाए कुछ भी हो, क्योंकि इसकी जो वैल्यूएशन वगैरह ना काफी अट्रैक्टिव है, लेकिन स्टॉक ग्रोथ पर्पज से नहीं है। अगला स्टॉक देख लेते हैं हम, टाटा पावर। ये आ गया आपका टाटा पावर। दोस्तों ये एक बार यहाँ पे 200 डे के आसपास आएगा, लोगों का मानना है 200 डे पे मिल जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन इस स्टॉक को आपको अगर एक्यूमुलेट करना हो तो ये 170 की जो रेंज है, यहाँ पे आप इसको एक्यूमुलेट करने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ी इसकी अर्निंग्स वगैरह देखिए, थोड़े इसके फंडामेंटल्स वगैरह देखिए, तो ये वाला इसका एक्यूमुलेशन जोन जो है वो बिल्कुल ठीक है। और कहीं आपको अगर ये यहाँ पे स्टॉक मिल जाता है इस वाले भाव पे, और आप अगर ईवी सेक्टर के अंदर प्ले कर रहे हो, तो बहुत सारी कंपनी है, जरूरी नहीं आप टाटा पावर के साथ ही जाओ। मेरे पास जो पर्सनल कंपनीज है उसमें टाटा पावर नहीं है मेरे पास, ना अडानी पावर है, दोनों मेरे पास नहीं है, लेकिन टाटा पावर ठीक है। अगर आपको ठीक लगता है तो आप इसके साथ जा सकते हो, लेकिन ये नीचे आ सकता है स्टॉक, 178 के पास में मार सकता है ये स्टॉक, ठीक है। अर्निंग्स देनी पड़ेगी दोस्तों, मेन खेल है अर्निंग्स का, अर्निंग्स नहीं आएगी तो दिक्कत रहेगी। दूसरा कोलपाल, ये डिविडेंड के लिए स्टॉक आपने लिया होगा, ठीक है, डिफेंसिव स्टॉक है, डिफेंसिव स्टॉक है दोस्तों, ये अपना बढ़िया काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके साथ में अपना चलते रहो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं लगती है। थोड़ा सा ना वॉलेटाइल हो रखा है क्योंकि ये ट्रेडिंग करते हैं लोग बाग, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ट्रेडिंग भी करने लग गए हैं, तो ये थोड़ा सा वॉलेटाइल हो गया स्टॉक पहले से। अगर वीकली आप इसका चार्ट देखेंगे तो आपको बहुत स्मूथ दिखेगा, देखिए वीकली चार्ट एकदम स्मूथ ऊपर जाता दिखेगा। डेली के ऊपर आओगे तो आपको वॉलेटिलिटी का सामना करना पड़ेगा। अगर ये स्टॉक आपके पास में अगर ऊपर के लेवल पे फंसे हुए तो वेट करो, सस्ते में बेच के निकलने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन इसकी जो एक लंबे टाइम की सपोर्ट है जहाँ पे आपको इसको बाय करना है और जो निकलना है वो आपकी ये है, ये वाली जो जोन है, इसके अंदर आप इसको बाय कर सकते हो। लेकिन अभी ये ठीक ठाक काम कर रहा है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो आप इस स्टॉक के साथ जा सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं इनका, IEX, ठीक है, ये स्टॉक मेरे पास था IEX, अब नहीं है। अब आ जाते हैं दोस्तों IEX के ऊपर। तो दोस्तों जिस हिसाब से मार्केट के सेंटीमेंट बने हुए हैं, बाजार के सेंटीमेंट बने हुए हैं, यहाँ से इसने बहुत बड़ी मूवमेंट दी थी। ये वाली जो मूवमेंट थी यहाँ से 400 रुपए के आसपास की मूवमेंट है, ये 400 450 रुपए के आसपास की मूवमेंट थी ये वाली, बिफोर, उससे पहले, मतलब स्प्लिट से पहले, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब ये करेक्ट कर रहा है, अभी ये 2-4 महीने आपके खा जाएगा फालतू में, ठीक है, तो इसमें अभी इन्वेस्ट ना करो तो बढ़िया है। बाकी अगर आपको इसको बाय करना है तो यही एक इसकी बनती है, ये वाली जो सपोर्ट है, एक ये सपोर्ट है इसकी, और ये अभी भी एक सपोर्ट के ऊपर है ये स्टॉक ना, आपको शायद समझ आया ना आया, लेकिन ये भी एक इसकी सपोर्ट है, यहाँ पे भी ये सपोर्ट पे है अपनी, आप इसको बाय करके चल सकते हो। अगर किसी को नीचे मिल जाए तो बिल्कुल इसको होल्ड करो अगले 2-3 साल के लिए, तो बढ़िया। अभी यहाँ से इसमें एक बाउंस है प्रेडिक्ट, जो कि बाउंस जाएगा आपका 210 रुपए तक, फिर वहां से वापस आएगा इसी की रेंज में, ठीक है दोस्तों। जो अपनी जून वाली कहानी है अगर उसको लेके रखें तो ये स्टॉक ठीक है उस हिसाब से। IEX हो गया, होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जुबली फूड अब दोस्तों मैं ये सोचता हूँ ये स्टॉक मैंने बेचे थे ऊपर के भाव पे, यहाँ पे इस लेवल पे बेचे, इस लेवल पे बेचे, पता नहीं क्यों लोगों ने बाई की, पता नहीं क्या देख रहे थे। 200 का पी था, इतना मल्टीपल मैं तो कभी जिंदगी में ना रखूं 200 के पी वाली कंपनी, इतना कोई बढ़िया नहीं है दोस्तों। एक रेंज है ये आपकी जहाँ पे जाके ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करेगा, क्योंकि अर्निंग्स के थ्रू अगर यहाँ तक गया ये स्टॉक तो इसको क्रॉस कर देगा, लेकिन पी मल्टीपल के बेसिस पे गया तो स्टॉक को प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। दूसरा इसकी जो सपोर्ट है दोस्तों, वो सपोर्ट निकल के आती है, ये सपोर्ट को भी इसने तोड़ दिया है, लेकिन इसको तोड़ना नहीं मानोगे आप, ये ऊपर आके काम करने लग जाएगा कुछ दिनों में, इसको तोड़ना नहीं मानोगे। अगर ये टूटती है तो दोस्तों फिर ये यहाँ के रुकेगा 388 रुपए, जो कि मैं मानता नहीं हूँ, तभी मैं मान रहा हूँ कि ऊपर आ जाएगा यहाँ से। तो अगर किसी ने होल्ड करके इसको रख रखा है तो दोस्तों इसको आप एवरेज कर सकते हो इस वाले लेवल पे, तो इनके मूविंग एवरेजेस के बीच में आ जाए तो स्टॉक को आप एवरेज कर सकते हो। थोड़ा सा ये ऊपर आपको मिल जाए तो इसको एवरेज कर लेना, ऊपर आने के बाद एवरेज करना, नीचे जाने पे एवरेज मत करना, ठीक है। वैसे बहुत ही कम चांसेस है कि ये 391, 94 या फिर 380 के लपेटे में मिले, बहुत मुश्किल है आपको। कोई लीडर है दोस्तों, एक QSR अपने जो है ना क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में लीडर है।
तो बात कर लेते हैं दोस्तों IRCTC की। इसका तो काम हो गया है वैसे भी, आज देखा हो गया ना। तो दोस्तों आपने नाम लिया, मैंने बता दिया, इसका काम हो गया। तो ये भी दोस्तों यहीं पे बेचा था, आपको भी निकलवाया था यहाँ पे, आपको याद होगा जिस टाइम पे ये स्टॉक 5000, 4000, 4500 जब जा रहा था तब इसको बेच दिया मैं। वही फिर अगेन वही बात कि मैं सोच रहा हूँ क्यों खरीद रहे हैं लोग, कोई नहीं खरीदने लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। ये रेंज है इसकी 564 रुपये जो है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ जो है फिलहाल अगर ये इसी रेंज में काम करे। और दोस्तों एक और चीज, अगर ये स्टॉक ऊपर नहीं आया तो दोस्तों ये काफी टाइम के लिए आपको परेशान कर देगा, इसी एरिया में कंसोलिडेट होता रहेगा काफी समय के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे मैं व्यू बताऊंगा आपको कि कौन से सेक्टर्स के अंदर आपको रहना चाहिए इस टाइम पे। ठीक है, तो आगे वाला सुनना, ये आपके काम का हो या ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन आगे वाली चीजें आपके बहुत काम की है। उसके बाद आ जाते हैं डीमार्ट। ओहो ठीक है, आज तो कैंडल दे गया ये बढ़िया वाली, एक्सपेक्टेशन नहीं थी। ठीक है, अपने सपोर्ट से दिए तो बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल दोस्तों बीच में कुछ इसने कोई हरकत नहीं की है, बीच में गिरने पे बिल्कुल अपने सपोर्ट से दिया, तो इसको पक्के वाली मूव मान सकते हैं। लेकिन अब ये करेक्ट हो सकता है थोड़ा सा, अगेन ये वापस आपको इस लेवल पे मिल जाए तो इसको बाय कर लेना। 3300 रुपये फिर दोबारा आ जाएगा ये स्टॉक। ठीक है, 3289 से गया तो थोड़ा सा भी वापस आएगा नीचे 3350 के आसपास, तो 3350 के आसपास आप इसको बाय करके चलना दोस्तों। इसकी जो प्रीमियम वैल्यूएशन पे है, ये प्रीमियम स्टॉक्स है वैल्यूएशन पे, तो दोस्तों जो भी प्रीमियम वैल्यूएशन के स्टॉक्स होते हैं ना, उनका अर्निंग्स का खेल होता है सारा, उनको अर्निंग्स लाके देनी पड़ती है बाजार को, चाहे मार्केट के सेंटीमेंट कैसे भी हो। अब अगर मैं मानूं इन्फ्लेशन है या कुछ भी है तो इसको प्रभाव पड़ेगा उन चीजों का, इसको प्रभाव पड़ेगा उन चीजों का, तो थोड़ा सा देख के चलना है इन स्टॉक्स में। आगे मैं व्यू दूंगा कि कौन से सेक्टर्स में आप लोग। टाटा मोटर, मैंने दोस्तों काफी टाइम पहले बताया था आपको एक वीडियो के अंदर कि टाटा मोटर आपको परेशान कर सकता है, नीचे की तरफ आ सकता है स्टॉक, जो कि आ गया है। ये है दोस्तों इसकी 360 रुपए के आसपास आप इसको बाय करके चल सकते हो। ठीक है, ये लंबे करेक्शन में नहीं जाएगा, मतलब लंबे टाइम फ्रेम की करेक्शन में नहीं जाएगा ये स्टॉक, और ये यहाँ से मतलब आप मान के चलो ये स्टॉक है आज की डेट में, मतलब जो 500-600 रुपए का इसने हाई वाई जो भी बनाया वहां तक पहुंच जाएगा स्टॉक। ठीक है, 360 के आसपास अगर मिल जाए बाय करने के लिए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप बाय करके इसको चल सकते हो, और 1-1.5 साल का व्यू आप इसके लिए रख सकते हो, ज्यादा रखने का कोई फायदा नहीं है। सबका फेवरेट HDFC बैंक, मुझे नहीं पता जिसने क्या किया, क्योंकि मैं ऐसे ट्रैक ही नहीं करना। ट्रैक मेरे भाव पे आएगा तो देखेंगे, अभी नहीं। मेरा दोस्तों इसका भाव अगर मुझे ये मिलता है इस लेवल पे काफी लोग अगर वीडियो देख रहे होंगे वो कहेंगे इस लेवल पे आप क्यों इसको एक्सपेक्ट, ये लेवल 1017 के आसपास आएगा तो मैं सोचूंगा इसको लेने के लिए। HDFC बैंक के बारे में बोल रहा हूं दोस्तों मैं। ठीक है, और बाकी आपके लिए ये तो मेरा हो गया कि मुझे कितने पे लेना मार्जिन ऑफ सेफ्टी को देखकर। ठीक है, अगर आपको लेना है इसको तो आप इसको, इस स्टॉक को आप जो है इस लेवल पे, कोविड वाले लेवल पे 1280 बिल्कुल ठीक खड़ा हुआ है आप लोगों के लेने के लिए, जिसको ट्रेडिंग करनी हो, इन्वेस्टमेंट करनी हो, और जिसको नीचे का थोड़ा खतरा ना हो या मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो मतलब एक इंटेलिजेंस इन्वेस्टिंग जो कहते हैं हम, जो कि 2-4-5 साल के लिए रखते हैं दोस्तों। कंपाउंडिंग में सबसे मेन खेल है आपके प्राइस का, कि आपने वो स्टॉक कितने प्राइस पे बाय किया है। अगर ये स्टॉक आप अब अच्छा, कई लोग होंगे ऐसे जिन्होंने इस लेवल पे 1400 रुपये बाय किया है कि भाई मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं और मैं 1400 पे बाय कर रहा हूं, तो दोस्तों मैं हमेशा आपको कहता हूं कि क्वालिटी होनी चाहिए स्टॉक के अंदर। क्वालिटी बिल्कुल इसके अंदर है। ग्रोथ है क्या, ग्रोथ का आगे मैं बताऊंगा HDFC का प्रोस्पेक्टस क्या है। उसके बाद में लॉन्जिविटी, बिल्कुल इसमें लॉन्जिविटी भी है। लेकिन अब आगे एंड में प्राइस, कि प्राइस क्या बोल रहा है, तो दोस्तों प्राइस मेरे को इस टाइम पे इसका ठीक नहीं लग रहा। लेकिन दोस्तों कितने लोग ऐसे हैं इस बाजार के अंदर जो कह रहे हैं कि HDFC की इतनी वैल्यूएशन पे HDFC बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है कंपाउंडिंग करने के लिए। तो दोस्तों ये स्टॉक्स ऐसे हैं जिस पे हम कंपाउंडिंग करते हैं 15%, 16%, 17% CAGR के साथ, और हमारे जो पोर्टफोलियो है उसको डिफेंसिव स्टॉक्स के अंदर ये रहता है, और मोटा पैसा इसके अंदर लगाया जा सकता है, मतलब 10% एलोकेट किया जा सकता है। जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो इन्हीं स्टॉक्स के अंदर रहते हैं, लेकिन वो वेट करते हैं उनके प्राइस की, उनके भाव की। अगर ये एक बार इस टेरिटरी के अंदर आता है 1200, मतलब ये वाली सपोर्ट ये तोड़ता है एक बार को 1250, 1200 ये, तो मैं मान लूंगा कि धीरे धीरे नीचे की तरफ आ सकता है, ड्रैग डाउन ये कर सकता है। थोड़े से वही नंबर्स वगैरह का खेल है, और आगे मैं बताऊंगा आपको कि मेरे को क्या लग रहा है सारे स्टॉक्स के अंदर व्यू। उसके बाद है दोस्तों टाटा कंज्यूमर।
अगेन FMCG की कंपनी, मुझे लग रहा है इन्होंने पूरा पोर्टफोलियो ही बेच दिया अपना, कि स्टॉक सही है या खराब है। टाटा कंज्यूमर, ये है दोस्तों इसकी जो सपोर्ट है। अब जैसे वो वाला आया था ना, मुथूट नीचे आके काम कर रहा था, तो ये वो वही वाला सिनेरियो है इसका। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, स्टॉक ये इस टाइम पे फिर दोबारा इस लाइन पे रिटेस्ट कर सकता है 681 रुपए, आप इसको रख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टाटा कंज्यूमर में बढ़िया स्टॉक है। थोड़ा सा अडानी विलमार पे थोड़ा ध्यान रखना, अगर आपको मिल जाए तो अच्छी ग्रोथ दे देगा वो आपको FMCG के प्रोस्पेक्टस से। अब एक स्टॉक की बात कर लेते हैं, इंडिया मार्ट। इसने दोस्तों वैसे ही काम खत्म कर दिया पूरा। दोस्तों अगर ये आपको ये स्टॉक यहाँ पे मिल जाए 3700 रुपए के आसपास, 3700 के भाव के आसपास, जहां से इसने तेजी देना शुरू किया था बाजार के अंदर, तो दोस्तों आप इसको बाय करके चल सकते हो। लेकिन ये आपका दोस्तों 1 साल अभी और खराब करेगा ये स्टॉक जो है। हाँ बिल्कुल 1 साल दोस्तों ये आपका स्टॉक अभी और खराब कर सकता है, ठीक है। तो जिस पे भी ये स्टॉक है थोड़ा इसको देख लेना, बढ़िया स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक के अंदर। लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक को। ऐसे स्टॉक ना रिलायंस वगैरह देखेगा, देखना आगे आने वाले टाइम में एक्विजिशन वगैरह जो होगी तो रिलायंस जरूर ऐसे स्टॉक्स के ऊपर ध्यान देगा ज्यादा, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पे इसको बाय करके चल सकते हैं, लेकिन ये लंबे टाइम के घोड़े हैं दोस्तों, ये शॉर्ट टर्म वाले वैसी गेम नहीं है इनकी। लाल पैथलैब, इस पे दोस्तों मेरा बड़ा ध्यान है इस स्टॉक के ऊपर। मैं इस स्टॉक को एक्यूमुलेशन करना हूँ इस जोन में दोस्तों। मेरी जोन थी इस स्टॉक की ये, जो सबसे पहले मैं जो वीडियोस बना रहा था आपके लिए, जब मैं बहुत पहले वीडियोस बना रहा था आपके लिए इन स्टॉक्स की, तब मैंने आपको ये वाला लेवल दिया था कि 2223 के आसपास आएगा, 2230 के आसपास आएगा ना, तो मैं इस स्टॉक को देखूंगा, खरीदना स्टार्ट करूंगा, खरीदना शुरू करूंगा। और इसकी जो एक्यूमुलेशन जोन जो मेरी है, जब तक ये स्टॉक इस भाव के ऊपर रहेगा 1782 रुपए से लेके और 2230 रुपए के बीच में, तब तक मैं इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करता रहूंगा थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के अंदर। दूसरा इसका 1 आवर का चार्ट देख लेते हैं, बिल्कुल बेयरिश है दोस्तों, बिल्कुल बहुत ज्यादा। और हम लोगों के लिए यही अपॉर्चुनिटी होती है, हमें ऐसे ही स्टॉक पिटे हुए जो स्टॉक होते हैं ना, उन्हीं को हम लेते हैं, जिसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेरे को काफी ज्यादा मिल जाती है। और ये अच्छा ग्रोथ स्टॉक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, बढ़िया स्टॉक है, लेके चल सकते हो, पोर्टफोलियो में डाल सकते हो। लेकिन अगेन वही बात की प्राइस, अब आपको ना प्राइस समझ में नहीं आता कि प्राइस लेना कहाँ पर, तो प्राइस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करो। अब आ जाता है अमर राजा बैटरी, फिर वही ईवी सेक्टर दोस्तों। बैंकर बेयरिश 1-1.5 साल आपका वैसे खराब तो ये पहले से ही कर रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा और ज्यादा खराब आपको कर सकता है। ये इसकी लॉन्ग टर्म की सपोर्ट भी सारी टूट गई है इस टाइम पे ना। फिर भी अगर मैं मान लूँ इस स्टॉक को, जो इसकी जो मेन सपोर्ट जो आ रही थी, ये वाला पॉइंट है इसका मेन सपोर्ट का, मेन सपोर्ट ब्रेक कर दिया, तो इस स्टॉक को अगर मैं मानूं, एक सपोर्ट इसकी ये बनती है, सपोर्ट पे ही है इस टाइम तो दोस्तों स्टॉक। लेकिन अगेन वही बात की अर्निंग्स की, और दोस्तों ये वाले सारे जो मूव्स है ना, ये हमारे टेरिटरी के अंदर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक को अब यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहिए काफी लंबे समय के लिए, क्योंकि प्राइस वाइज करेक्शन है लगभग इसके अंदर पूरी है, ठीक है। अब टाइम वाइज इसको खड़ा रहना चाहिए इस स्टॉक को काफी टाइम के लिए। जब भी ईवी का 2021-2022 के आसपास, 2021-2022 तो चल रहे, 23-24 के आसपास इसको चलना ऐसे स्टार्ट करना चाहिए। करेक्शन इसकी दोस्तों 2015 से है, लेकिन अभी भी इसने और काट दिया है नीचे की तरफ, तो 200 नहीं दोस्तों, यहाँ तक नहीं, 417 नहीं, बिल्कुल नहीं, यही है दोस्तों इसकी लास्ट सपोर्ट जो है ना, वो यही निकल के आ रही है, यहीं तक आप इसको देख सकते हो। थोड़ा सा इसको आप और नीचे कर लीजिए, जो मैंने लगाई थी आपकी, तो थोड़ी सी ये नीचे हो गई, तो वही है दोस्तों, मैंने यहाँ पे लगाई थी आपकी 500, ये 490 रुपए, और इसकी जो सपोर्ट निकल के आ रही है वो आ रही है 466 रुपए, तो 14-15 रुपए का हेर फेर है। बाय करके चल सकते हो अगर इस लेवल पे आपको मिल जाता है तो, लेकिन स्टॉक में काफी टाइम तक रुकना पड़ेगा, ये जरा थोड़ा सा सोच के रखना कि इस स्टॉक के अंदर आपको रुकना पड़ सकता है काफी लंबे समय के लिए। आ जाते हैं दोस्तों आपके दावत पे। दावत दोस्तों वो नहीं है, वो L&T फूड्स है जिसका आप दावत कह रहे हो ना। चलो अगला देखते हैं दोस्तों, मिल नहीं रहा मुझे, मदरसन सोमी। अगेन आप ऑटो वोटो की तरफ जा रहे हैं, तो दोस्तों बात कर लेते हैं एक और स्टॉक की, मदरसन सुमी, जो आपने पूछा मेरे से, इसका भी काम हो चुका है पहले नीचे की तरफ।
इसको डेली के ऊपर अगर मैं आया तो डेली की सपोर्ट दे देता हूँ मैं दोस्तों आपको कि कौन से लेवल पे आपको इसको बाय करके चलना है। अगर रखना है तो मैं इन स्टॉक्स के अंदर हूँ नहीं, तो अच्छे स्टॉक्स मुझे ये उस हिसाब से नहीं लगते। इसको थोड़ा सा मैं और नीचे कर देता हूँ। ये सपोर्ट है दोस्तों इसकी 94-95 रुपए की। अगर यहाँ पे मिल जाए तो इसको बाय करके आप चल सकते हो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ थोड़ा सा आपको मिल जाएगा, लेकिन इसमें जाने का कोई फायदा नहीं है दोस्तों। NMDC नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। अगर किसी के पास है तो आप होल्ड करके मतलब निकलने की कोशिश कीजिएगा इससे, NMDC वगैरह से। इसकी जगह रानी पोर्ट वगैरह आप ले सकते हो। ये सपोर्ट इसकी थोड़ा सा, एक मिनट रुको, कहाँ आ रहा है इसकी सपोर्ट, ये सपोर्ट है दोस्तों इसकी। ये कितनी आ रही है, ये 141 नीचे ऊपर करके ये इसी के आसपास घूमता रहेगा। मुझे ठीक नहीं लगते दोस्तों स्टॉक। एक स्टॉक दोस्तों और बात कर लेते हैं जिसका नाम है HDFC AMC। इसके बाद में मेरा व्यू है कौन से सेक्टर्स के अंदर रहना है, कौन से स्टॉक्स के अंदर रहना है, क्या करना है क्या नहीं करना। बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया चार्ट दिख रहा है दोस्तों। देखो ये आ गया यहाँ पे 1500, 1300, 1660, 1610 दोस्तों। ये हो गया आपका एक्यूमुलेशन। अगर यहाँ पे मिलता है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है बहुत अच्छी है आपकी। और कई दोस्त मेरे लॉन्ग टर्म की सपोर्ट 1900 रुपए की सोच के कि 2 बार सपोर्ट लिया था ये वो, तो दोस्तों ये टेरिटरी है इसकी 1610 से लेके 1949। तो यहाँ पे दोस्तों इसको थोड़ा सा आप देख सकते हो इस स्टॉक को, ठीक है। ये स्टॉक आपको इस लेवल पे, अगर इस भाव पे अगर आपको मिल जाए तो ठीक ठाक स्टॉक है, लेकिन वेट कराएगा ये आपको 1-1.5 साल 2 साल। तो थोड़ा सा वेट करके आप इसमें चल सकते हैं। और बाकी होम फर्स्ट फाइनेंस 1-2 स्टॉक्स दोस्तों और देखेंगे, बस फिर मैं अपना व्यू आपसे शेयर करूंगा कि कौन से सेक्टर के अंदर आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, राइड कर सकते हो। लेकिन अभी ये चलना इसका मुश्किल है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसको चलने में, ठीक है दोस्तों। 2-4-6 महीने इसको अभी लगेंगे, सही है। इसमें कोई नहीं है। अगर एक्यूमुलेशन किसी को करनी हो नीचे के भाव पे अगर ये मिल जाए तो इस लेवल पे आप इसको अगेन बाय करके चल सकते हो 676 रुपए के आसपास, ठीक है। डिक्सन को देख लेते हैं। डिक्सन टूट रहा है, आज एम्बर टूटा था, डिक्सन टूटा, ठीक है, कोई बात नहीं। 3134 रुपए की इसकी एवरेज है हमारी जो है। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर मैं आपको इसमें देना चाहूँ तो ये इसके बीच में आपको इसको एक्यूमुलेशन करना होगा। अगर आप इस लेवल पे करते हो तो कंपाउंडिंग होने में बहुत अच्छा होगा। अब कई लोग कहेंगे सर 2038 रुपए की लाइन ये जो है ना, ये तो ठीक नहीं लग रही है हमें आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन दोस्तों मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी वैल्यू औकात ये है, ये मेरे हिसाब के भाव है। डॉक्टर लाल पैथलैब में आपने देखा, क्योंकि दोस्तों मुझे इन भावों के ऊपर स्टॉक्स चाहिए होते हैं, अच्छे स्टॉक्स, क्वालिटी स्टॉक्स, प्राइस चाहिए होता है मुझे बेसिकली स्टॉक मार्केट में मेरी जो गेम है वो है प्राइस की। मैं अपनी प्राइसिंग पावर जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब उस पर बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ कि मुझे भाव चाहिए। अच्छा, अब लेने को तो ये करेक्शन कर रहा है स्टॉक, में इसे यहाँ भी ले सकता हूँ, यहाँ पे गेट टाइप की कुछ फॉर्मेशन बना रहा है, मैं इसे यहाँ भी ले सकता हूँ, लेकिन मुझे चाहिए नहीं यहाँ पे, क्योंकि मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चलता हूँ दोस्तों अपने लिए। तो मेरे को जितना नीचे के लेवल पे, नीचे के भाव पे अगर मुझे स्टॉक मिलेगा, जैसे मैंने डीमार्ट जो है मैंने 3300, 3000, 3200 इस लेवल पे मैंने सोच रखा है उसको बाय करूंगा, एक्यूमुलेट करूंगा। उसे मैं कर भी रहा हूँ धीरे धीरे। काफी सारे स्टॉक्स हैं जिनको मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, जिसके अंदर मुझे सेफ्टी कुछ ज्यादा मिल रही है। अब HDFC AMC का जैसे मैंने जिक्र किया आपसे, अगर वो मुझे मिलता है 1610 के आसपास तो मैं उसको सोचूंगा लेने की, अदरवाइज मैं उसको बिल्कुल नहीं सोचूंगा। उसे नीचे आ रहा है आते तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये स्टॉक यहाँ पर आके संभलता है तो बिल्कुल बाय कर सकते हैं, नहीं तो कोई बाय करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये स्टॉक यहाँ से गिर रहा है, अगर मैंने पहले आपको लाइनें दे रखी होती तो आपको पता लग जाता। चलो दोस्तों बात कर लेते हैं मेरे व्यू की, कि मेरा व्यू क्या है स्टॉक्स को लेकर और आगे खेल कैसे होने या कुछ भी क्या होना है। वैसे तो मेरे को जो एंट्री करनी है मार्केट के अंदर वो मैं दिसंबर-जनवरी के आसपास सोच रहा हूँ, लेकिन उससे पहले क्या करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आ जाते हैं हमारे बैंक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। अब दोस्तों जो आने वाला जो साल है ना, जो हमारा जो 2023 का जो साल है, ये साल तो लगभग 6 महीने तो इसके बीत ही चुके हैं, मई भी बीत ही चुका, जून, अब 6 महीने और बचे। अब दोस्तों जब नेक्स्ट ईयर बजट होगा या जो भी चलेंगे ना सर्कमस्टांसेस जो होते हैं, तो इसके अंदर ना बैंक्स के ऊपर ज्यादा प्रभाव आता है, जो प्री इलेक्शन जो होते हैं, बड़े वाले जो इलेक्शन है ना उससे पहले। अब दोस्तों यहाँ पे होगा क्या कि कुछ किसानों के लोन माफ किए जाएंगे, कुछ सब्सिडी दी जाएंगी, कोई कुछ दिया जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर जो हो सकता है ना वो रूरल का हो सकता है, रूरल इकोनॉमी से जुड़े हुए जो स्टॉक्स हैं उनका वो हो सकता है। उनको सब्सिडीज दे दी, बैंक के लोन माफ कर दिए, किसानों को लोन माफ कर दिए, तो बैंकों के लिए इम्पैक्ट करता है इस चीज को। तो मैं बैंकों को अवॉइड कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको HDFC का वो भाव बताया। अब सोचो मैं कितने दूर की सोच के चलता हूँ, तो आपको भी यही सब चीजें सीखने की होता क्या है बाजार के अंदर।
तो पहला तो हो गया बैंकों का, कि बैंकों के सेंटीमेंट मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं, कि बैंकों का सेंटीमेंट आप देखेंगे पाएंगे कि बैंक जो है वो थोड़ा अंडर परफॉर्म करते हुए जा रहे हैं, लेकिन ये रूरल इकोनॉमी से जुड़े हुए जो स्टॉक्स हैं वो थोड़ा सा अच्छा करते चले जाएंगे। दूसरी बात कि किसी ने मुझसे ये पूछा, वो जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके बाद मेरे पास मैसेज आया था कि सर जो करेक्शन है वो छोटी हो रही है और जो मार्केट में जो रन आ रहा है वो काफी बड़ा आ रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो दोस्तों ये जो कहानी है ना, ये आगे 2 4 5 साल तक चलेगी ऐसे ही, क्योंकि हुआ क्या है इस बाजार के अंदर कि काफी टाइम से जो रुका हुआ पैसा था, हमारी जो पब्लिक का पैसा रुका हुआ था, वो कोविड के बाद में यहाँ पे आके डिप्लॉय हुआ है बहुत ज्यादा, थ्रू म्यूचुअल फंड्स, थ्रू स्टॉक मार्केट, डीमैट अकाउंट्स, ये वो इन सब के थ्रू वो हुआ है। तो स्टॉक मार्केट की दोस्तों एक साइकिल होती है, वो साइकिल ये होती है स्टॉक मार्केट की कि तेजी में बहुत सारे लोग आएंगे, सपोज कीजिए तेजी में 1 लाख लोग आएंगे, मंदी आते के साथ ही 50,000 चले जाएंगे, फिर जब तेजी आएगी फिर 1 लाख लोग आ जाएंगे। तो लोग यहाँ पे चेंज होते रहते हैं। अब का सेंटीमेंट क्या है कि हमारे यहाँ पे जो डीमैट अकाउंट्स की जो ग्रोथ है ना, जिस हिसाब से हो रही है उस हिसाब से पब्लिक का जो पार्टिसिपेट है ना वो बहुत ज्यादा है यहाँ पे। अब हमारी जो स्टॉक मार्केट है, पब्लिक उसे संभाल तो सकती है गिरने से। एक चीज को समझना कि ये बुल रन में पब्लिक का जो पार्टिसिपेशन है, क्या वो हमारी मार्केट को ऊपर तक ले जा सकता है? क्या वो हमारे बाजारों को आउट परफॉर्म करा सकता है वर्ल्ड लेवल से? क्या हमारे बाजारों को और किसी पैसे की जरूरत है, FIIs के थ्रू या FPIs के थ्रू, कुछ ऐसा है? तो हाँ दोस्तों, हमारे बाजार संभल तो सकते हैं पब्लिक के पैसे से, लेकिन दोस्तों वो ग्रोथ नहीं दे सकते। उस ग्रोथ के लिए हमें FIIs का पैसा चाहिए ही चाहिए इस बाजार के अंदर, फिलहाल अभी 2 4 साल के लिए, जब तक यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा डिप्लॉय नहीं हो जाता इस बाजार के अंदर पब्लिक पार्टिसिपेट्स का। अब ये हो गई दोस्तों 2-3 बातें कि एक तो बैंकिंग सेक्टर मुझे क्या लग रहा है, दूसरा मैं आ जाता हूँ ऑयल्स वगैरह वाले जो प्रोडक्ट्स जो बना रहे हैं ना, ये जो मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहे हैं, तो इनका जो इनपुट कॉस्ट है ना ये बढ़ रही है कहीं ना कहीं। क्रूड ऑयल बढ़ा, एशियन पेंट है, बर्जर पेंट है, बहुत सारी साइकिल्स देखी है, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, ये वो। तो दोस्तों ये ऐसे ही चलेगा 8-9 महीने। अगर 8-9 महीने तक इन सब चीजों को आप झेल सकते हो तो दोस्तों पेंट सेक्टर बहुत ही बढ़िया है, जिसमें बर्जर पेंट तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। ठीक है, एशियन पेंट भी पसंद है, लेकिन इतना नहीं, बर्जर पेंट मुझे काफी अच्छा लगता है उस सेक्टर के अंदर। अगर आप ये 8-9 महीने के लिए पेंट्स वगैरह के अंदर ये सब चीजें आप देख सकते हो तो बिल्कुल आप उसके अंदर चले जाओ। आज जैसे हमने देखा कि एम्बर गिर गया, डिक्सन पहले से गिरता हुआ आ रहा है, ये डिक्सन का चार्ट ही आपके सामने, डिक्सन पहले से गिरता आ रहा है, एम्बर आज गिरा है 20%। अब दोस्तों ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाली जो है ना, जब तक इनके पास में रॉ मटेरियल पहले का पड़ा हुआ है, जब तक इनके पास में पहले का पड़ा हुआ तो 12% का भी अपना प्रॉफिट ऑफ मार्जिन के अंदर ग्रोथ दिखा सकते हैं, सेल्स में भी दिखा सकते हैं, क्योंकि इनके पास प्रोडक्ट जो है काफी सस्ते पड़े हुए हैं। लेकिन आगे के तो दोस्तों मुझे इन कंपनी के लिए ना आगे के 2 क्वार्टर देखने हैं कि इन्फ्लेशन के टाइम पे, इंटरेस्ट रेट हाइक के साइकिल पे, हल्के से बियर फेस के मूवमेंट में, साइडवेज की मार्केट के मूवमेंट में क्या ये परफॉर्म कर रहे हैं, क्या ये अपनी सेल्स को क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ाए जा रहे हैं। अगर ये बिल्कुल कर पा रहे हैं तो दोस्तों बहुत ही अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, और अगर ये ऐसा नहीं कर पा रहे तो दोस्तों ये भी तेजी के घोड़े हैं, बस सीधी सी बात है। स्टॉक्स को पहचानने का सिंपल सा तरीका ये है कि बियर फेस में उनकी परफॉर्मेंस देख लो कैसी आ रही है। लोगों का पैसा तो नहीं डुबा रहे, लोगों का पैसा तो निकाले, क्योंकि हाई ग्रोथ स्टॉक है, हाई पी स्टॉक है, प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं, स्मॉल कैप कंपनीज है। तो दोस्तों इन जैसी कंपनीज के अंदर प्ले करने का तरीका क्या होता है कि बुल रन के अंदर इसके अंदर आओ, कि जो भी बुल रन आपका चल रहा है, जैसे मान लो कि आपका मार्केट नीचे गिरा था 7500 के आसपास, आप 8000 पे आ जाओ, 10,000 पे आ जाओ, 11,000 पे आ जाओ, 12,000 पे आ जाओ, लेकिन ऊपर के लेवल पे निकल जाओ, क्योंकि ये दोस्तों ये वाले जो स्टॉक है कब 50% की करेक्शन दे देंगे आपको पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि हाई पी के स्टॉक होते हैं। अब किसी ने पूछा था डी रेट, पी रेट, वो मैं आपको आगे जो वीडियोस बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। अब मुझे कौन से सेक्टर्स में मुझे थोड़ा सा रुझान लग रहा है, तो दोस्तों मैं थोड़ा सा जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है मिड कैप की तरफ, जो है कोफोर्ज हो गया, आपका LTI हो गया, माइंडट्री हो गया, तो दोस्तों मैं थोड़ा सा ना इस तरफ जाने की थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ इस टाइम पे, आने वाले 6-8 महीने की तरफ। और जो अनलॉकिंग थीम के जो कुछ स्टॉक्स हैं उसकी तरफ आप जा सकते हैं। कमोडिटी से जो जुड़े जो स्टॉक है, मेटल जो है, मेटल की तरफ बिल्कुल अवॉइड है मेरी तरफ से। अब बुलेटिन में मिगलानी जी बोल रहे हैं या फिर मेटल लो, ये लो, वो लो, दुनिया भर के दुनिया बुलिश है उसके ऊपर, मैं दोस्तों उस पर पूरा बियरिश हूं। अगर मेरे को टाटा स्टील मिलेगा 1500 में शॉर्ट मार दूंगा उसको, सीधी सी बात है।
मैं उस पर बिल्कुल बेरिश हूँ, क्योंकि दोस्तों ये इन्फ्लेशन के साथ में चलता है। दुनिया वहां पे रेट इंटरेस्ट रेट हाइक कट कर रही है कि इन्फ्लेशन कम हो, और ये इन्फ्लेशन के साथ में चलने वाले कमोडिटी के स्टॉक्स हैं। तो कमोडिटी मुझे नहीं लग रहा कमोडिटी में इतनी ज्यादा जान है फिलहाल अभी कुछ टाइम के लिए। फिर दोबारा जैसी बुल रन चलेगा फिर दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे चलने, लेकिन अभी मैं इनसे थोड़ा दूर हूँ मेटल सेक्टर से। तो इनसे आप बिल्कुल दूर रह सकते हो, मेटल सेक्टर से। बैंकिंग सेक्टर से मैंने आपको थोड़ा सा दूर बताया। ये जो प्रोडक्ट्स वगैरह जो कंपनी बना रही है इनसे थोड़ा सा आपको दूर रहने की बताया। अनलॉकिंग थीम के जो स्टॉक्स थे, जैसे कुछ होटल्स हैं, अच्छे जो होटल्स हैं आप उनको बाय कर सकते हो। आईटीसी देख रहे हो आप, आईटीसी बढ़िया भगता हुआ चलता हुआ जा रहा है। एफएमसीजी के लिए नीचे के लेवल पे अगर आपको मिल जाता है 2-3 क्वार्टर आप झेल सकते हो इनकी वॉलेटिलिटी, तो बिल्कुल आप ले लो। एफएमसीजी में मैरिको हो गया, डाबर हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया। दूसरी बात जो ज्यादा गिरेनी है, वैभव ग्लोबल। तीसरी एक ऐसी वो जो है कि आप थोड़े से ऐसे स्टॉक्स में जा सकते हैं जो रूरल इकोनॉमी से जुड़े हुए स्टॉक हैं। कहीं नेक्स्ट ईयर जो है वो रूरल इकोनॉमी का ना हो जाए, ठीक है, आप उसके अंदर बिल्कुल जा सकते हो। थोड़े से अल्कोहल के जो साथ के जो सेक्टर हैं आप उसमें जा सकते हो, अल्कोहल वाले। देखिए आपको मैंने 3-4 सेक्टर बता दिए। ऑटो से अभी दूर रहना, ठीक है दोस्तों, ऑटो से अभी दूर रहना। अब जो ऑटो एंसेसरी के जो स्टॉक्स हैं उसमें आप जा सकते हो, लेकिन ऑटो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनसे थोड़ा दूर रहना, कि उनके थोड़े से जो नंबर्स हैं वो थोड़े कम आ सकते हैं। ऐसा ही है रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन वाली जो कंपनी है, कंस्ट्रक्शन से दूर। उनके जो पार्ट्स जो बनाती है उनके अंदर इन, लाइक पॉलीकैब हो गया, पिडिलाइट हो गया और अपना एस्ट्रल पाइप हो गया, इनके अंदर इन। बाकी जो कंपनीज है, डीएलएफ हो गया, एलएनटी हो गया, इन सबसे थोड़ा दूर। इकोनॉमी से जुड़े हुए स्टॉक है, इकोनॉमी के साथ के जो जुड़े हुए स्टॉक है वो कब परफॉर्म करेंगे? जब इकोनॉमी उसको समर्थन देगी। इकोनॉमी कब समर्थन देगी? जब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम होगा। तो दोस्तों अभी इकोनॉमी पे काम हो रहा है, पहले इकोनॉमी स्लो डाउन आएगा, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की थीम के थ्रू फिर दोबारा पैसे को डिप्लॉय किया जाएगा। तो वो नेक्स्ट थीम है, आप उसके अंदर अभी इन हो रहे हो, अभी आप उसके अंदर लेके स्टॉक बैठ जाओगे, लेकिन उससे बीच में काफी स्टॉक चलते हुए चले जाएंगे। तो दोस्तों ये 3-4 थीम्स मैंने आपको बता दी जिसके अंदर मेरा थोड़ा सा रुझान है, जिसके अंदर मैं एक्यूमुलेशन करने की जोन के अंदर जा रहा हूँ। लेकिन ये जो स्टॉक्स है ना, डिक्सन विक्सन टाइप के, ये जो एम्बर वगैरह टाइप के, मैं अभी थोड़ा सा इनसे दूर हूँ। लेकिन एम्बर पे आप ज्यादा फोकस कर सकते हो आने वाले 10-15 साल के लिए। दोस्तों 10-15 साल का मैं आपको बता रहा हूँ। एक स्टॉक्स की मैं बात कर लेता हूँ, आईजीएल और गुजरात गैस। दोस्तों कंजम्पशन के स्टॉक है, ये जो है इन्होंने कहीं नहीं जाना। ये जो स्टॉक्स है ना, इसी बाजार के अंदर रहेंगे, परफॉर्म करते रहेंगे धीरे धीरे ये वो। लेकिन जब इनकी री रेटिंग होगी दोस्तों, क्योंकि ये भी एक तरीके से री रेट ही होंगे स्टॉक्स जो है ना, काफी टाइम बाद, थोड़े टाइम बाद री रेट जब भी ये स्टॉक्स होंगे, तो दोस्तों इसमें बहुत बड़ी बड़ी चालें आएंगी गैस वगैरह के जो स्टॉक्स है ना, क्योंकि कंजम्पशन का स्टॉक बनता जा रहा है दिन पे दिन। तो जब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं आ रहा तब तक तो दोस्तों सीएनजी का ही सहारा है लोगों को। तो बिल्कुल इस स्टॉक में आप बने रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इसकी लॉन्ग टाइम की सपोर्ट है। 341 रुपए नीचे की तरफ चला जाता है, मुझे उससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो 2-4 दिन का होता है, उसके बाद वो ऊपर आके काम करने लग जाता है। तो इस स्टॉक के ऊपर आप ध्यान दे सकते हो। उसके बाद में दोस्तों एक बात मैं आपसे और कर लेता हूं कि कौन कौन से सेक्टर्स आपने अवॉइड करना है। मेटल आपने अवॉइड करना है। गैस सेक्टर के अंदर जो अच्छे भाव के ऊपर आपको स्टॉक्स मिल जाए, आपको उसको एक्यूमुलेट करना है। इसके बाद में आपको जो होटल्स थीम के जो स्टॉक्स हैं, जो अनलॉक थीम के जो स्टॉक है, आपको वहां चले जाना है। जो इकोनॉमी से जुड़े हुए जो स्टॉक्स है उसमें अभी नहीं जाना है, अभी नेक्स्ट बजट का वेट करो। उसके बाद में उसके अंदर आपको जाना है, नेक्स्ट बजट के वेट में, उसके बाद में आपको जाना है। अभी कुछ भी पंगे लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अभी सिंपल सा अपना काम करते रहो। और ये जो फार्मा वार्मा के जो स्टॉक थे, जैसे एक डिवीज लैब की मैं बात कर लूं, तो दोस्तों ये अपनी जो एक नॉर्मल एवरेज ग्रोथ जो होती थी ना, ये स्टॉक वो करते रहेंगे। मतलब एवरेज ग्रोथ की आप ये नहीं कह सकते कि किसी साइकिल का हिस्सा है, ये अपने चलते चले जाएंगे ये वाले जो स्टॉक हैं। तो किसी ने इस स्टॉक को यहाँ पे 3900 रुपए के आसपास बाई किया है, होल्ड करके रखो, धीरे धीरे अपना निकालते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे ये वाले जो स्टॉक्स हैं। तो इनमें कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अच्छे पैडिग्री के, हाई पैडिग्री के जो स्टॉक्स है आपको वो बाय करके चलने हैं, और ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करना है जिसपे इन्फ्लेशन का वो पड़े, इम्पैक्ट पड़े। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने काफी सारे स्टॉक्स आपको बता दिए, मैंने अपना व्यू बता दिया आपको कि मैं क्या चीज देख रहा हूँ बाजार के अंदर और किन भावों के ऊपर देख रहा हूँ, मुझे क्या चीजें पसंद आ रही है, मैं क्या लेना चाह रहा हूँ। मैंने काफी सारे स्टॉक्स का आपको जिक्र कर दिया। और एक है दोस्तों शुगर सेक्टर। शुगर सेक्टर मैं आपको बताना भूल गया, क्योंकि शुगर सेक्टर में अभी एनालिसिस कर रहा था। तो दोस्तों शुगर सेक्टर के अंदर ना एक चीज स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है, ट्रांजिएंट नहीं है। मेरे को स्ट्रक्चरल जहाँ पे चेंज होता है ना, जो कई आपने लास्ट सेशन में पूछा था सर कि कौन सा सेक्टर आपको ठीक लग रहा है जिसमें स्ट्रक्चरल हुआ, तो स्ट्रक्चर मुझे शुगर के अंदर लग रहा है।
शुगर के अंदर स्ट्रक्चरल ग्रोथ आने की पोटेंशियल है और चांसेस है। अब शुगर का जैसे मैं 8 पे स्टॉक देखूंगा, बहुत नीचे मिल रहे हैं दोस्तों। जो मैं सोच रहा हूँ अगर वैसा हो गया तो बहुत बढ़िया है। अब देखो शुगर का नीचे आने का नाम नहीं ले रहे, ऊपर ही ऊपर की तरफ चले जाते जा रहे हैं। चले बलरामपुर चीनी मिल हो या कुछ भी हो, अगर किसी धक्के से ये स्टॉक आपको 391 रुपए के आसपास मिल गया, या फिर किसी और वजह से ये स्टॉक आपको 437 रुपए 450 रुपए के भाव पे अगर आपको ये स्टॉक मिल गया, तो इसको आप एक्यूमुलेट करके चल सकते हो 2-3 साल के लिए। 2 साल तो मिनिमम मान के चलो, 2 साल तो आप इसको होल्ड करके रख सकते हो। एडपेल जैसे स्टॉक्स हैं, शुगर में मेरे पास एडपेल नहीं है, मेरे पास और बहुत सारे स्टॉक्स हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको ये बता दिया है कि ऐसे स्टॉक्स आप इनको देख सकते हो, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चरल चेंज क्या हुआ है। पहले क्या होता था, इनको चीनी बनानी पड़ती थी। अब चीनी के अंदर एमएसपी था, मिनिमम सेलिंग प्राइस, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। अब मैक्सिमम सेलिंग प्राइस अगर 32 रुपए दे दिया और इनका 31 रुपए 50 पैसे की अगर बन रही है, तो इनको 50 पैसे का प्रॉफिट है। एथेनॉल का इतना ज्यादा कुछ था नहीं। आज की डेट में क्या है, इन कंपनी के अंदर एक चीज जो स्ट्रक्चरल चेंज हुआ वो ये हुआ है कि अगर इन्हें चीनी के अंदर मार्जिन कम लग रहा है तो एथेनॉल बना लेंगे, एथेनॉल में मार्जिन कम लग रहा है तो चीनी बना लेंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज्यादा चेंज हुआ है स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर मुझे ग्रोथ प्रोस्पेक्टस काफी ज्यादा दिख रहा है बाकी और सेक्टर के हिसाब से। तो दोस्तों जब मेरा काम इन सेक्टरों के हिसाब से हो सकता है, जब मेरा गुजारा इन स्टॉक्स के थ्रू हो सकता है अगले सालों के लिए, तो दोस्तों मैं क्यों ऐसे स्टॉक्स में जाऊं जो कि इन्फ्लेशन से इंपैक्ट होंगे। यही एनालिसिस आप भी करेंगे आने वाले 10 से 12 साल बाद, 8 साल बाद, 9 साल बाद, इस टाइप से कि आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस दिख जाएंगे सेक्टर्स के अंदर। कौन से सेक्टर परफॉर्म करेंगे, आउट परफॉर्म करेंगे, अंडर परफॉर्म करेंगे, वो सब आपको पता लग जाएगा। लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि कौन कौन से सेक्टर्स मैंने आपको बताई। वीडियो आप फिर दोबारा एक बार सुन लेना तरीके से और सेक्टर्स को कॉपी पेन पे लिख लेना। देखिए राउंडिंग बॉटम टाइप का बन रहा है इस स्टॉक के अंदर, ये यहाँ से बना था, ये राउंडिंग बॉटम, ये यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया इधर। अब ये ब्रेकआउट से ऊपर काम कर रहा है, एक अलग ही जोन में पहुंच गया है स्टॉक जो है। तो इस जोन पे आप ध्यान दे सकते हो। पराज इंडस्ट्री को कट करके आप इसको होल्ड कर सकते हो, अच्छी ग्रोथ आपको मिलने के चांसेस मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप मैंने आपको सारे स्टॉक्स का आपका बता दिया होगा कि कौन से स्टॉक्स के अंदर आपको रहना है। मैंने आपको अपना व्यू भी शेयर कर दिया कि मैं कौन से सेक्टर्स के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ और कौन से सेक्टर्स को अवॉइड कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं, और जो कोई मेरे नए दोस्त देख रहे हैं वो टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों आपसे। थैंक यू।